वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 17 चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 11 का 11वीं का। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। एक तो हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के डेफिनेशन को, इंट्रोडक्शन को समझा था और डेफिनेशन को समझा। उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को समझा। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, मानव श्वसन तंत्र की हम बात करेंगे। तो देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा जो मानव का जो श्वसन तंत्र है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये जो दो ओपनिंग है ना, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ओपन हुआ, ठीक है, यहां से शुरुआत होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और जहां पास आपके ये जो नॉस्ट्रिल है, इसके ऊपर में आपको छोटे छोटे आपके नाक में हेयर्स होंगे, है ना, और एक चिपचिपा सा ऑयली सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं, और आपको हेयर्स मिलेंगे, छोटे छोटे हेयर्स। वो आपका आपका नेजल वेस्टिब्यूल में है। तो उसका काम क्या है, वो क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है ना, बाहर के कणों को क्या करता है, वो जो बाल है और वो जो चिपचिपा पदार्थ जो सीबेसियस ग्लैंड, जो एक सीबेसियस मटेरियल जो रिलीज करता है, वो एयर को प्यूरिफाई करता है ना, वो उसको चिपका लेता है। ठीक है, फिर आगे जो नेजल वेस्टिब्यूल में आपको हेयर देखने मिले और सीबेसियस ग्लैंड देखने को मिला। सीबेसियस ग्लैंड एक चिपचिपा सा स्त्राव सिक्रेट करता है। ठीक है, फिर जो नेजल वेस्टिब्यूल है वो आगे ओपन होगा नेजल चैम्बर में, है ना। नेजल चैम्बर का काम क्या है, वो क्या करता है, एक घुमावदार मार्ग है जो उसका जो काम होता है एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जो नेजल जो चैम्बर है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को ना बॉडी एयर में लाने की कोशिश करता है। एटमॉस्फेयर जो एयर है ना, उसको बॉडी के टेम्परेचर में लाने की कोशिश नहीं करता, लाता ही है, उसका वो काम। अब नेजल चैम्बर आगे फेरिंग्स में ओपन होगा, जो कि कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स में ओपन होगा ग्रसनी जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो कि एक कॉमन पैसेज है। किसका किसका, उसी में फूड भी आता है और उसी में एयर भी आता है, तो वो कॉमन पैसेज है। किसका किसका, भोजन और हवा का, है ना, श्वसन और भोजन का एक उभयनिष्ठ मार्ग है, एक कॉमन पैसेज है, फूड एंड एयर। सो क्या बोलेंगे, फेरिंग्स बोलेंगे। फेरिंग्स आगे, फेरिंग्स में दो ओपनिंग आते हैं, दो ओपनिंग आएगा बेटा, एक ग्लॉटिस आएगा और एक गलेट आएगा। तो जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस आगे ट्रैकिया में ओपन होता है ना। तो ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप के कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, इपीग्लॉटिस बोलेंगे, क्योंकि एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है ना, जो भोजन को आप जब निगलोगे ना, आप खाना खाओगे, उस समय वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को बंद कर लेता, ताकि जो भोजन है, भोजन के जो कण है, फूड के जो पार्टिकल है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए। ठीक है, तो अभी जो मैं बातें बोला उसको एक बार लिख लेते हैं, है ना, ताकि हमको प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो हमारे पास जो ओपनिंग है, जिसको आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में अगर बनाने की कोशिश करो, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पास ये क्या है, ये यहाँ पास जो ओपनिंग है, इसी को आप क्या बोलोगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलोगे, है ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलोगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलोगे। तो ये जो पार्ट है, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, है ना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। अब ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ये ओपन होगा किसमें, ये किसमें ओपन होगा, ये होगा नेजल वेस्टिब्यूल में, नेजल वेस्टिब्यूल में, नेजल वेस्टिब्यूल में। नेजल वेस्टिब्यूल में क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, नेजल वेस्टिब्यूल। इसमें अगर मैं लिखना चाहूं तो इसमें छोटे छोटे हेयर्स और सबेसियस होता है या सीबेसियस होता है, शायद सबेसियस होता है, सबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस होता है या सबेसियस होता है, एक बार मैं देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से सीबेसियस ही ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड होना चाहिए, सबेसियस बोलते हैं, लेकिन अपन सबेसियस ही लिख लेते हैं। ठीक है,
सेबेशियस ग्लैंड, हेयर, छोटे छोटे हेयर्स और सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन नॉलेज के लिए हमको लेना पड़ेगा इतना चीज। छोटे छोटे हेयर, भाई आप पढ़ो भाई, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, यार बायोलॉजी पढ़े यार अपन। तो हेयर्स और सेबेशियस ग्लैंड्स है ना, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो वाटर बोलता हूँ यार, जो हवा से बाहरी कणों, फॉरेन पार्टिकल को मुक्त करते हैं, है ना। तो इसमें छोटे छोटे हेयर और सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो हवा को, जो एयर को बाहरी कणों से मुक्त करते हैं ना। क्या करते हैं? क्लियर करते हैं, है ना, प्यूरिफिकेशन करते हैं। वो एयर का क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब जो नेजल वेस्टिब्यूल है, नेजल वेस्टिब्यूल आगे ओपन होगा, किसमें होगा? ओपन नेजल चैम्बर में। किसमें ओपन होगा? नेजल चैम्बर में। तो नेजल चैम्बर एक आपको क्या बोलना चाहिए, घुमावदार मार्ग है। इसका काम होता है कि वो क्या करता है, जो एक्सटर्नल एयर है, जो आप हवा लिए हो, उसको बॉडी के टेम्परेचर में लाता है। उसको क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर में लाता है। किसके? एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर में लाता है। जो मैं लिख रहा नहीं हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में लेबलिंग नहीं किया, लेकिन हमको पता होनी चाहिए कि वो काम क्या करता है। ठीक है, तो जो नेजल चैम्बर है ये क्या काम करता है? ये करता है जो एयर है उसको बॉडी के टेम्परेचर में लाता है। 1 मिनट में यार पेन से कर देता हूँ, तो फिर ठीक है। तो नेजल चैम्बर, ठीक है, नेजल चैम्बर हो गया। अब नेजल जो चैम्बर है बेटा, ये जो नेजल चैम्बर है ना, ये क्या करता है? एयर को, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को, लिख देता हूँ यार, एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के टेम्परेचर में लाता है ना, बॉडी के तापमान में लाएगा। किसके? हवा, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो वायुमंडलीय जो वायु है, उसको बॉडी के टेम्परेचर में लाता है। ठीक है, इसको आगे क्या है, कंडक्शन पार्ट में ना इसको एक साथ लिख दिया है कि वो आप हवा का मतलब एयर प्यूरिफिकेशन, एयर को बॉडी के टेम्परेचर में लाना, उसको कंडक्टिंग पार्ट में लिख दिया है, चालन भाग में लिख दिया है एनसीईआरटी में। आगे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जो नेजल चैम्बर है बेटा, है ना, आपको मैं फिर बाद में डायग्राम दिखाऊंगा कौन सा नेजल चैम्बर है, कौन सा नेजल वेस्टिब्यूल है, एनिमेशन के भी थ्रू अगर हो सके पॉसिबल तो वो भी दिखाऊंगा। जो नेजल चैम्बर है ये आगे किस में ओपन होगा? नेजल चैम्बर आगे ओपन होगा एक कॉमन पैसेज में, जो कि फूड और एयर का कॉमन पैसेज है, जिसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी बोलेंगे बेटा, फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी बोलेंगे। तो फेरिंग्स में ओपन होता है, ग्रसनी में ओपन होगा, जो कि कॉमन पैसेज है। इसका कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है ना, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, अ पोर्शन विच इज कॉमन, है ना, या फिर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ठीक है, जो कि हवा और भोजन के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ठीक है बेटा, अब फेरिंग्स जैसे ही फेरिंग्स आएगा ना, यहाँ पर 2 ओपनिंग आएंगे। फेरिंग्स में 2 ओपनिंग होता है, ठीक है ना। फेरिंग्स में 2 ओपनिंग होंगी। एक जो ओपनिंग होगा वो होगा गलेट, और ये आगे एलिमेंट्री कैनाल में कंटिन्यू होता है। जो गलेट है वो आगे एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल में ओपन होगा, जगह कंटिन्यू होगा, आगे बढ़ेगा आहार नाल में, है ना। और एक जो मार्ग है वो ग्लॉटिस में ओपन होता है, ग्लॉटिस, है ना, ग्लॉटिस में ओपन होगा। ग्लॉटिस जो फेरिंग्स है वो ग्लॉटिस में, एक गलेट में ओपन होगा, एक ग्लॉटिस में ओपन होगा। जो ग्लॉटिस है वो आगे ट्रेकिया में कंटिन्यू हो, ये ग्लॉटिस ही ट्रेकिया है ना, ऐसा बोल सकते हैं।
है ना। तो आगे ये ग्लॉटिस में ओपन होगा। अब बेटा यहाँ पर ना जो क्या ट्रैक है वो क्या बना, श्वास नली में कंटिन्यू होगा, है ना। श्वास नली लिख देता हूँ भाई, हिंदी में भी तो लिखना जरूरी है ना। तो ग्लॉटिस आगे ट्रेकिया में कंटिन्यू होगा। यहाँ पास एक कार्टिलेजिनस एक उपास्थि एक पतली फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना। एक पतली नुमा स्ट्रक्चर होती है, एक संरचना होती है जो क्या करती है भाई, कॉमन पैसेज, वहां पास फूड भी है, एयर भी है। तो क्या करते हैं, जैसे ही आप भोजन को निगलते हो, है ना, भोजन को आप जब निगलते हो तो वो जो फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है वो श्वास नली को ढक लेती है ना। वो श्वास नली यानी ग्लॉटिस जहां से कंटिन्यू होता है उसको ढक लेता है जब आप भोजन निगलते हो, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे इपीग्लॉटिस, ठीक है ना। तो यहाँ पास ग्लॉटिस के पास में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप क्या बोल सकते हैं कि भोजन निगलते समय, है ना, भोजन निगलते समय, है ना, इसको क्या स्वॉल्विंग ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। तो यही है शायद, जी यही है, ठीक है ना। तो भोजन निगलते समय इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, मेरे को भी इसका सही कन्वर्सेशन नहीं आता कि स्वॉल्विंग ऐसा कुछ होता है ना। भोजन निगलते समय एक थीन फ्लैप कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर लिखना चाहिए क्या, एक थीन फ्लैप कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ऐसा लिखना है ना। एक पतली यानी थीन, है ना, एक पतली इलास्टिक एक पतली थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर यानी उपास्थीमय संरचना भोजन निगलते समय, स्वॉलिंग के समय एक पतली इलास्टिक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर श्वास नली को ढकती है यानी ट्रेकिया को ढकती है, या फिर ग्लॉटिस को ढकती है जिसे क्या बोलेंगे बेटा, इपीग्लॉटिस बोलेंगे, जिसे इपीग्लॉटिस कहते हैं, तो भोजन निगलते समय एक पतली इलास्टिक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ग्लॉटिस को ढकती है जिसे आप क्या बोलेंगे, इपीग्लॉटिस बोलेंगे, है ना। तो वो क्या है, एक पतली कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो भोजन निगलते समय क्या करेगा बेटा, जो ग्लॉटिस है उसको क्या करेगा, ढक लेगा, है ना, जो ग्लॉटिस है उसको ढक लेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब आपको आगे इसमें ट्रेकिया क्या है, जो ट्रेकिया है ना, जो ग्लॉटिस और ट्रेकिया में कंटिन्यू होगा। तो ट्रेकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है। ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब, जो श्वास नली है वो एक सीधी नली का है ना, जो क्या होती है थोरेसिक कैविटी में दाई और बाई शाखाओं में विभाजित होती है ना। जो क्या करता है, जो थोरेसिक कैविटी है जिसको आप वक्षीय गुहा बोलते हैं, वहां जाकर वो विभाजित होती है, डिवाइड होती है, ठीक है। तो ट्रेकिया ऐसा लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं कि ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, जो मिड थोरेसिक कैविटी में, मध्यवक्षीय मिड थोरेसिक कैविटी में राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड होते हैं या विभाजित होती है, डिवाइड होती है। तो क्या कि ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरेसिक कैविटी में राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड होती है। मिड थोरेसिक कैविटी में दाई और बाई
शाखाओं में विभाजित, वो मिड थोरेसिक जहां पास विभाजित होती है वो कौन सा होता है? नहीं, इसको ना ऐसा लिखने ज़्यादा सही होगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये लेबलिंग नहीं किया है। एक मिनट बेटा, इसको सुधार लेते हैं, इसको सुधार लेने ज़्यादा सही रहेगा कि इसको लिखते हैं कि ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरेसिक कैविटी तक जाकर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री हमारा वर्टिब्रल कॉलम, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री ना, वर्टिब्रा लिखते हैं, वर्टिब्रा में जाकर, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री में राइट और लेफ्ट ब्रोंकस लिखें क्या, ब्रोंकाई में विभाजित होती है, ब्रोंकाई या ब्रोंकस में विभाजित होती है या डिवाइड होती है। ठीक है, तो जो ट्रैकिया है वो एक स्ट्रेट ट्यूब है। वो क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूब है, एक सीधी नलिका है जो कि मध्य थोरेसिक यानी मिड थोरेसिक कैविटी तक जाकर, है ना, ये जो कैविटी, डायफ्राम के ऊपर की कैविटी, यहाँ पर जो गुहा बन रही है जहां पास आपका फेफड़ा स्थित है, इसको क्या बोलेंगे? ये थोरेसिक कैविटी है बेटा। तो थोरेसिक, मिड थोरेसिक कैविटी में जाकर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री हमारा, ये जो ठीक फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है यहाँ पास जाकर जो ट्रैकिया है वो दाई और बाई शाखाओं में विभाजित होता है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। वर्टिब्रा में राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई या ब्रोंकस में विभाजित होती है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखते हैं। अब ये जो राइट और लेफ्ट ब्रांच है ये आगे कैसे कैसे कंटिन्यू होता है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। तो मैं क्या बोला कि जो ट्रैकिया है वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में आके, यानी पांचवी वक्षीय क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं, रीढ़ की जो हड्डी होती है, वहां पर जाके वो दाईं और बाईं शाखाओं में विभाजित होती है। ठीक है, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री में आके विभाजित हुआ, है ना, तो प्राइमरी ब्रोंकस में विभाजित होता है ना, तो वो किस में ओपन होगा? वो प्राइमरी ब्रोंकस में ओपन होगा, है ना, तो इसको हम ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोल देते हैं, है ना। मैं आपको बताया कि ब्रोंकस आपके एनसीईआरटी में ना ब्रोंकाई लिखा है वो, है ना, तो वो ब्रोंकस या ब्रोंकाई में विभाजित होता है ना। अब ये जो ब्रोंकस या ब्रोंकाई है ना, ये आगे और थोड़े से शाखाओं में विभाजित होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? और शाखाओं में विभाजित होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई, है ना। आपकी एनसीईआरटी में बोला बार बार कि ब्रोंकाई लिखना है, तो ब्रोंकस और जो डायग्राम में जो लेबलिंग है वहां ब्रोंकस लिखा है, तो अपन दोनों लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। श्वसनी बोलता है, श्वसनी, है ना, श्वसनी। ब्रोंकस को क्या बोलेगा? श्वसनी बोलेगा। द्वितीयक श्वसनी बोलता है। द्वितीयक जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो टर्शियरी ब्रोंकस में कंटिन्यू होगा या ब्रोंकाई में कंटिन्यू होगा, है ना। और जो टर्शरी ब्रोंकाई है, टर्शरी जो देखो, एक तो ब्रोंकस हो गया, फिर ये आगे शाखाओं में विभाजित होगी, उसको सेकेंडरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोलेंगे। उसके बाद ये टर्शरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई में ओपन होगा, है ना, टर्शरी। फिर उसके बाद ये ओपन होगा ब्रोंक्यूल्स में ओपन होगा।
ब्रोंक्यूल्स में भी यही पैटर्न चलेगा, है ना। अपन डायरेक्ट लिखते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में भी यही पैटर्न चलता है कि प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल और आगे टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में विभाजित होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी। शाखा, पेड़ का जो शाखा होता है ना, पेड़ का शाखा विभाजित हो जाता है, समझ पा रहे हो ना, वैसा ही है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में ओपन हुआ बेटा, क्या हुआ, ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में ओपन हुआ। प्राइमरी जो ब्रोंक्यूल्स है ये आगे लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ओपन होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को ना श्वसनिका लिखता है ना, श्वसनिका लिखता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ओपन हुआ बेटा, ब्रोंक्यूल्स है ना, ये ब्रोंक्यूल्स में ओपन होता है, कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ब्रोंकस जो दाई और बाई, जो इसको आप ब्रोंकस या ब्रोंकाई को प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोल सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई में, उसके बाद ये टर्शरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई में, फिर जो ब्रोंकाई ब्रोंकस है वो ब्रोंक्यूल्स में ओपन होगा, और जो ब्रोंक्यूल्स है वो टर्मरी बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कंटिन्यू होता है। और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ना, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, क्या बोलना चाहिए, टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स है ये इर्रेगुलर यानी अनियमित, इर्रेगुलर, इसमें यही लिखता है ना एनसीईआरटी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इर्रेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे, है ना, इर्रेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है अनियमित थैली जैसी संरचना में खुलती है, जिसे एल्वियोलाई या कुप्पिका कहते हैं। एल्वियोलाई है ना, हिंदी में कुप्पिका लिखता है, एल्वियोलाई या कुप्पिका कहते हैं, एल्वियोलाई या कुप्पिका कहते हैं। तो इर्रेगुलर वॉल्ड और वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे, इर्रेगुलर वॉल यानी अनियमित थैली जैसी संरचना, है ना, एक फुग्गा जैसा थैला होता है ना, इस संरचना का क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि इर्रेगुलर वॉल्ड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक अनियमित थैली जैसे फुग्गे जैसे, छोटे छोटे फुग्गे जैसी संरचना होती है, जिसको आप क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे। आपने जो स्ट्रक्चर देखा था अभी, आपके जो डायग्राम में शो हुआ था, उसमें आपने एल्वियोलाई को देखा होगा, और अभी आप एक और स्ट्रक्चर को देख रहे हो जिसमें आपको एल्वियोलाई और भी क्लियर आपको दिख रहा है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, फुली हुई संरचना, वो क्या है, एल्वियोलाई होती है। वहीं से बेटा, वहीं से एयर का एक्सचेंज होगा, वहीं से एयर का एक्सचेंज होता है, मतलब एल्वियोलाई से जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो ब्लड में जाएगा, वहां से ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में आके बाहर जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो सब है ना, ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और इर्रेगुलर वैस्कुलराइज्ड जो स्ट्रक्चर है, जिसको आप एल्वियोलाई बोलेंगे, ये सब मिलकर बेटा लंग्स का क्या करेंगे, रचना करेंगे, है ना, यही सब मिलकर लंग्स को बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, यही सब मिलकर इन सब को अगर मैं लिखूं तो यही सब मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, लंग्स बनाएंगे, ठीक है। ये सब मिलकर लंग्स यानी फेफड़े की रचना करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो ये हुआ, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है ना, प्राइमरी ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी और कुछ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, कुछ शुरुआती ब्रोंक्यूल्स में, श्वसनिकाओं में आपको एक ना छल्ला जैसा, एक ऐसा सी शेप्ड आपको सी शेप्ड एक रिंग मिलेगा, है ना, एक अपूर्ण, एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर मिलेगा, पूर्ण सी आकार का छल्ला टाइप का, पूरे आपको मतलब ट्रैकिया, पूरे ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और कुछ
इनिशियल ब्रोंकाई और कुछ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में आपको एक अपूर्ण सी आकार का छल्ला देखने को मिलता है। तो मैं आपको लिख देता हूं क्या कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है ना, इनिशियल ब्रोंकाया नहीं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स ऐसा ही लिखा है ना, टर्शरी इनिशियल, हाँ एनसीईआरटी यही लिखता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में अपूर्ण सी आकार का इनकम्प्लीट सी आकार का कार्टिलेजिनस संरचना होती है या छल्ला होती है। अपूर्ण सी आकार का छल्ला को क्या बोल सकते हैं, रिंग बोल सकते हैं। इनकम्प्लीट रिंग संरचना होती है, रिंग होती है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को कोलैप्स यानी सिकुड़ जाना, चिपकने से बचाती है ना, कोलैप्स होने से, कोलैप्स होने से यानी चिपकने से बचाती है, कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। डायग्राम भी आप देख लिए होंगे ना, जो इनकम्प्लीट सी आकार का जो सी शेप्ड रिंग है ना, उसको देख लिए होंगे। तो आपने लंग्स के स्ट्रक्चर को आपने ध्यान से देख लिया होगा। ठीक है, जो आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, एनिमेशन के भी थ्रू और इमेजेस के भी थ्रू, और एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना। अब लंग्स को देखते हैं कि लंग्स है क्या बेटा। तो देखो, जो लंग्स है ना, लंग्स है क्या, वो ब्रोंक्यूल्स का ना ट्री है। जैसे पेड़ों में शाखाएं निरंतर विभाजित हो जाती है और लास्ट में जाके पत्तियां आती है, तो जो लंग्स है वो भी आपका क्या है बेटा, वो भी ब्रोंकियल ट्री का जाल है, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियल ट्री है ना, जिसमें लास्ट में जो ब्रोंक्यूल्स है वो लास्ट में जाके एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसको आप एल्वियोलाई बोलते हैं, जिसको आपने अभी देखा। ठीक है, और जो हमारा जो लंग्स है ना बेटा, लंग्स किसमें, थोरैसिक कैविटी में है। लंग्स किसमें, थोरैसिक कैविटी में है। अब लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए लंग्स में दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। लंग्स, जो हमारे जो लंग्स है वो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, दो झिल्लियों से घिरा हुआ है। एक जो बाहर की तरफ है उसको आप क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्ल्यूरा बोलेंगे। जो बाहर की तरफ जो झिल्ली है ना, जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, उसको आप एक्सटर्नल प्ल्यूरा बोलेंगे, जिसको पैराइटल प्ल्यूरा भी बोलते हैं। ठीक है, और जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, जिसको आप इंटरनल प्ल्यूरा बोलेंगे, उसको आप विसरल प्ल्यूरा बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल प्ल्यूरा ये तो बाहर वाला हो गया, जो कि किसके, थोरैसिक कैविटी के इसमें कांटेक्ट में है, और एक विसरल प्ल्यूरा है जो कि लंग्स के कांटेक्ट में। इन दोनों के बीच बेटा जो स्पेस जो बचता है ना, इसको बोलेंगे क्या, प्ल्यूरल कैविटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्ल्यूरल कैविटी बोलेंगे। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्ल्यूरल कैविटी। और प्ल्यूरल कैविटी में एक फ्लूइड भरा होगा, जिसको आप बोलेंगे प्ल्यूरल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों कैविटी, दोनों झिल्लियों के बीच के स्पेस को प्ल्यूरल कैविटी बोलेंगे, और इनके बीच पाया जाने वाला जो फ्लूइड है, जो द्रव है, जो लिक्विड है, उसको आप क्या बोलेंगे, प्ल्यूरल फ्लूइड बोलेंगे बेटा। अब इनका काम क्या है, सबसे पहला तो एक तो लंग्स को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, दूसरा इन दोनों झिल्लियों, ये जो फ्लूइड है ना, एक तो लंग्स, ये तीनों मिलकर लंग्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और ये जो फ्लूइड है ना बेटा, ये क्या करता है, इन दो झिल्लियों के मध्य, ये जो दो मेम्ब्रेन है, इनके मध्य फ्रिक्शन यानी घर्षण को आपस में घिसने से रोकता है।
ठीक है, तो मैं क्या बोला कि इसमें, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन अपन समझ लेते हैं कि इसमें ब्रोंकियल ट्री का जाल पाया जाता है। इसमें ब्रोंकियल 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 है ना, ब्रोंकियल ट्री का नेटवर्क यानी जाल बेटा, जाल पाया जाता है, जाल पाया जाता है, यही चीज लिखा है। ठीक है, हमारे लंग्स में बेटा एक खास बात जो एनसीईआरटी में दी है, हमारे लंग्स में है ना, लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाई पाए जाते हैं, एल्वियोलाई पाई जाती है। ये थोड़ा नॉलेजेबल चीज है जिसको आपको जानना चाहिए। 300 के आसपास 300 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती है। ठीक है, दूसरा क्या बेटा कि एल्वियोलाई हमने पढ़ेंगे ना आगे, एल्वियोलाई के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके भी पढ़ेंगे कि एल्वियोलाई लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कौन, एल्वियोलाई लंग्स का। ठीक है, अब जो लंग्स है ये डबल, अभी एनसीईआरटी पे है ना, ये तो एनसीईआरटी के बाहर लेकिन नॉलेजेबल है भैया, पता होना चाहिए इतना, क्योंकि आप बायो पढ़ रहे हैं ना, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, नीट की तैयारी कर रहे हैं बेटा अपन। ठीक है, मैं बोला कि लंग्स, हमारा जो लंग्स है ये डबल लेयर से कवर्ड है ना, डबल लेयर से प्रोटेक्टेड है या कवर्ड है, डबल लेयर्ड से कवर है या प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है ना, सुरक्षित है। तो कौन कौन से दो लेयर है, पहला जो एक्सटर्नल लेयर है, जो बाहरी परत है, जो बाहरी लेयर है ना, जो एक्सटर्नल लेयर को आप क्या बोलेंगे बेटा, जो कि एक्सटर्नल बाहरी परत है ना, एक्सटर्नल लेयर है ना, बाहरी परत, हिंदी में भी लिख देते हैं भाई, बाहरी परत, इंग्लिश में पढ़े ना अपन, इंग्लिश। तो जो बाहरी परत है, जो एक्सटर्नल लेयर है, इसको आप क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्लूरा। बेटा मेडिकल में लंग्स के लिए हम प्लूरा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्लूरा बोलेंगे इसको, है ना, प्लूरा, एक्सटर्नल प्लूरा बोलेंगे। और एक्सटर्नल प्लूरा को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, पैराइटल प्लूरा बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्लूरा को, यहाँ पर एनसीईआरटी में पैराइटल प्लूरा नहीं लिखा लेकिन एक्सटर्नल प्लूरा लिखता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्लूरा को ही हम क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा बोलेंगे, है ना, एक्सटर्नल पैराइटल प्लूरा बोलेंगे। ठीक है, तो बाहरी परत, जो एक्सटर्नल लेयर है, जो बाहरी परत है, उसको आप एक्सटर्नल प्लूरा या पैराइटल प्लूरा बोलेंगे, जो कि थोरैसिक कैविटी, ये एनसीईआरटी में है, थोरैसिक कैविटी है ना, या थोरैसिक क्या बोलना चाहिए, थोरैसिक कैविटी या फिर थोरैसिक लाइनिंग बोलना चाहिए, है ना, थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट यानी संपर्क में है, कि कांटेक्ट में है। थोरैसिक लाइनिंग यानी वक्षीय परत है ना, वक्षीय परत के संपर्क में है बेटा, ये वक्षीय परत के संपर्क में है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या होता है, जो एनसीईआरटी की जो चीजें हैं ना, मैं उनको एक कॉपी में लिखता हूँ ताकि आपको इंग्लिश में पढ़ाना, आपको पूरा हिंदी नहीं पढ़ाना, ना इंग्लिश नहीं पढ़ाना है, आपको ऐसा पढ़ाना है कि आपका ज्ञान अच्छा हो।
ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं इसको मैं एनसीईआरटी से छांट के जो चीजें हमको बियॉन्ड चाहिए एनसीईआरटी के समझने के लिए उनको भी लिखता हूँ, और एक सीक्वेंस में चलते हैं ताकि हम एनसीईआरटी से बाहर ना जाए। इतना भी बाहर नॉलेज, देखो नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन इतना भी एनसीईआरटी से बाहर ना जाए कि भाई एनसीईआरटी भूल जाओ, ठीक है ना। तो जितना सफिशियंट है नीट और सीयूईटी के लिए उतना हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो मैं इसको अपने पास रखता हूँ ताकि एक अपन सीक्वेंस में चलते रहें, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि बाहरी जो एक्सटर्नल लेयर है वो एक्सटर्नल प्ल्यूरा, जिसको आप पैराइटल प्ल्यूरा भी बोलते हैं, जो कि थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है। और जो इंटरनल जो आंतरिक परत है ना, जो आंतरिक परत है, कौन सा पेन पकड़ लिया भाई, जो आंतरिक परत है, आंतरिक परत, परत कैसे लिखते हैं, परत, पतर हो गया भाई यहाँ पर भी, परत है ना, परत, हिंदी के चक्कर में इंग्लिश भी हो जाता है भाई, समझ रहे हो। तो आंतरिक परत यानी इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर को आप बेटा विसेरल प्ल्यूरा बोलेंगे, है ना, विसेरल, विसरल प्ल्यूरा, यार मैं भी क्या हो रही है, प्ल्यूरा है ना। इंटरनल लेयर को आप क्या बोलेंगे, विसरल प्ल्यूरा या इंटरनल प्ल्यूरा, इंटरनल प्ल्यूरा, है ना, यही लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो इंटरनल लेयर को आप विसेरल प्ल्यूरा बोलेंगे, विसेरल प्ल्यूरा बोलेंगे। तो आंतरिक जो आंतरिक परत है या जो इंटरनल लेयर है आप उसको क्या बोलेंगे, विसेरल प्ल्यूरा या इंटरनल प्ल्यूरा बोलेंगे, है ना। इनके बीच जो कि भाई इसमें भी लिखते हैं, जो कि लंग्स के, जो कि लंग्स सरफेस यानी फेफड़ों की सतह के संपर्क में हो, जो कि लंग्स सरफेस के संपर्क में यानी कांटेक्ट में रहता है, कांटेक्ट में रहता है ना। अपन डायग्राम भी बनाएंगे तो आपको और अच्छे से और क्लियरिफाई होगा, ठीक है। एनसीईआरटी का बेटा एनसीईआरटी भी रखना, एनसीईआरटी का डायग्राम, है ना, किनारे में एक बार शो भी होगा, है ना। तो आंतरिक परत यानी इंटरनल लेयर को विसरल प्ल्यूरा बोलेंगे, इंटरनल प्ल्यूरा बोलेंगे, जो कि लंग्स के कांटेक्ट में होगा, है ना। इनके बीच के स्थान को, अभी मैं बोला, इनके बीच के स्थान को यानी स्पेस को इन दोनों मेम्ब्रेन के, है ना, इन दोनों मेम्ब्रेन के, दोनों प्ल्यूरा के बीच की स्पेस को ऐसे लिखना चाहिए क्या, दोनों प्ल्यूरा या प्ल्यूरल मेम्ब्रेन लिखे, दोनों प्ल्यूरल मेम्ब्रेन के बीच के स्थान को यानी स्पेस को प्ल्यूरल कैविटी कहेंगे, को प्ल्यूरल, है ना, RAL प्ल्यूरल कैविटी कहते हैं, प्ल्यूरल कैविटी कहते हैं। और इस प्ल्यूरल कैविटी में प्ल्यूरल फ्लूइड होता है, जो आपको मैं बताया, और इस प्ल्यूरल कैविटी में प्ल्यूरल फ्लूइड होता है, फुसफुसी द्रव होता है, प्ल्यूरल फ्लूइड होता है, जो कि बाहरी एक्सटर्नल आघात को क्या बोलते हैं, अटैक, जो कि एक्सटर्नल अटैक से, है ना, बाहरी आघातों से, एक्सटर्नल अटैक से एक्सटर्नल अटैक से लंग्स को सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को सुरक्षा देता है या प्रोटेक्शन देता है, लंग्स को
प्रोटेक्शन देता है, लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा जो एनसीईआरटी में दिया है, जो प्लूरल फ्लूइड का वर्क जो दिया है कि प्लूरल फ्लूइड प्लूरल मेम्ब्रेन के मध्य, प्लूरल मेम्ब्रेन के मध्य फ्रिक्शन यानी घर्षण यानी घिसावटा, घिसने से बचाता है या घिसने को रोकता है, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड प्लूरल मेम्ब्रेन के मध्य फ्रिक्शन से बचाता है, उनके मध्य घिसाव ना हो, है ना, तो इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब क्या होता है कि एक प्लूरल इफ्यूजन करके एक बीमारी होता है बेटा, प्लूरल इफ्यूजन, जिसको आप प्लूरेसी ऐसा कुछ नाम दिया होता है, शायद ये एनसीईआरटी के बाहर है, बट ज्यादा अच्छा कि थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। प्लूरेसी करके एक बीमारी होता है, एक वायरस के कारण इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, जो प्लूरल फ्लूइड है ना, जो प्लूरल मेम्ब्रेन के मध्य जो प्लूरल फ्लूइड है, वो फ्लूइड ना बढ़ जाता है, और वो फ्लूइड बढ़ के जमा होने लगता है, एकत्रित एक्यूमुलेट होने लगता है। वो एक्यूमुलेट होता है ना, तो आपको ब्रीदिंग में तकलीफ होती है, थोड़ा घातक बीमारी होती है, ब्रीदिंग में तकलीफ होगा, निमोनिया हो जाएगा, है ना, हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है ना, हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है। तो ये घातक चीज है जो कि इन्फेक्शन के कारण होता है। क्या? प्लूरल इफ्यूजन या फिर प्लूरेसी ऐसा करके आप देख सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन नॉलेजेबल चीज है, तो हमको देखना होगा। ठीक है, बता दिए, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का वर्क बताया था कि वो एयर को प्यूरिफाई करता है। फिर नेजल चैम्बर वो बताया था कि वो जो एयर को बॉडी के टेम्परेचर में लाता है। ठीक है, फिर ट्रेकिया में भी बेटा, ट्रेकिया में भी ना आपको सिलिया मिलते हैं। ठीक है, तो वो सिलिया क्या करते हैं, बाहरी कणों को आपस में चिपका लेते हैं और हवा को प्यूरिफाई करते हैं। तो एक मैकेनिज्म है आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर ट्रैकिया तक जो एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। अब इसको एनसीईआरटी में एक पार्ट बोलता है कि कंडक्शन पार्ट बोलता है। ठीक है ना, तो अपन उसको देख लेते हैं ये क्या क्या है। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से बेटा, कहां से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यानी बाह्य नासा द्वार जिसको आप बोलते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के भाग को आप क्या बोलेंगे, के भाग को आप क्या बोलेंगे, एक साथ आप बोल देंगे, क्या बोलेंगे, इन सब भाग को आप क्या बोल देंगे, कंडक्टिंग पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट यानी चालन भाग, है ना, चालन भाग बोलेंगे, चालन भाग। ठीक है ना। अब चालन भाग क्या करता है, मैं आपको यही बताया जो पहले ही बता चुका हूं सबसे पहला, कि एयर को प्यूरिफाई करेगा, एयर को प्यूरिफाई करता है ना, सॉरी प्यूरिफाई करता है, प्यूरिफाई करता है, फॉरेन पार्टिकल से मुक्त करेगा। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और दूसरा एयर को, हवा को एयर को बॉडी के टेम्परेचर में तक लाता है, बॉडी टेम्परेचर तक लाता है, बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। तीसरा क्या हुआ, एक तो ये हो गया बॉडी टेम्परेचर तक लाता है, और तीसरा एयर को ह्यूमिफाई करता है, एयर को ह्यूमिफाई यानी आर्द्र करता है, नमी युक्त बनाता है, ह्यूमिफाई फाई एफ वाई आना या एफ आई आएगा, ह्यूमिफाई करता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ह्यूमिफाई करता है, एयर को ह्यूमिफाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कंडक्टिंग पार्ट, है ना, कंडक्शन पार्ट या कंडक्टिंग पार्ट हो गया, ये तो चालन भाग हो गया, है ना, इसको कंडक्टिंग पार्ट लिखता है एनसीईआरटी। ठीक है, ये हो गया चालन भाग। तो वो मतलब मैं जो आपको चीज पहले बताया ना, उसको वो ऐसा शॉर्टकट में लिखता है। ठीक है, देख लेते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा एक्सचेंज पार्ट यानी विनिमय भाग, जहां पास O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, तो उसको बोलता है वो एक्सचेंज पार्ट। तो एक्सचेंज पार्ट कौन है, एल्वियोलाई और उनके आसपास के जो डक्ट है, जहां से O2 और CO2 का सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है, रियल एक्सचेंज, है ना, जो कि डिफ्यूजन साइट है, विनिमय स्थल है, उसको बोलता है वो क्या बोलता है, एक्सचेंज पार्ट बोलता है। ठीक है, तो एक्सचेंज पार्ट को कैसे लिखें कि इसको इसमें लिख देता हूं ना, एक्सचेंज पार्ट, एक मिनट। तो जो एक्सचेंज पार्ट है, हाँ इधर आ गया, अरे वो गिर रहा था इसलिए। ठीक है, तो जो एक्सचेंज पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट इट इज द मेन साइट ऑफ, या फिर is the site of actual, it is site of actual diffusion, है ना, actual diffusion of O2 and CO2 between O2 and CO2 between blood and alveoli, blood and alveoli, है ना, blood and alveoli, है ना, या फिर blood and, जो एनसीईआरटी में लिखता है वो शायद एटमॉस्फेरिक एयर लिखा है इसको, एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, एल्वियोलाई होना ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को ज्यादा सही लगता है, एल्वियोलाई की जगह एटमॉस्फेरिक एल्वियोलाई होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सचेंज पार्ट का काम क्या है बेटा, एक्सचेंज पार्ट एक्चुअल साइट है बेटा, है ना, यही वास्तविक स्थल है, डिफ्यूजन यानी विसरण होता है, जहां पास O2 और CO2 का विनिमय होता है। एक्सचेंज पार्ट को विनिमय भाग बोलेगा, विनिमय भाग बोलता है। एक्सचेंज पार्ट को क्या बोलेगा, विनिमय भाग बोलता है। एक्सचेंज पार्ट को क्या बोलेगा, वो विनिमय भाग बोलता है। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। अब थोरैसिक जो हमारे जो लंग्स है वो तो कहाँ है, थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी क्या बेटा, एक एयर टाइट स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर थोरैसिक कैविटी में कोई भी परिवर्तन होता है, एयर टाइट स्ट्रक्चर है, वायुरोधी कक्ष है, जिसमें कोई भी परिवर्तन होगा हमारे थोरैसिक कैविटी में, वही चेंजेस आपके लंग्स में भी होगा, है ना, वही चेंजेस लंग्स में भी होगा। लंग्स के अंदर मतलब वो जो प्लूरल
क्या बने, पल्मोनरी कैविटी जिसको बोलना है ना, पल्मोनरी चेंज होना चाहिए, वही पल्मोनरी चेंज आपके लंग्स में भी होगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको लिखते हैं एक बार तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर एक साथ पूरा लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो देखो मैं यही बात बोला कि थोरेसिक कैविटी में जो भी चेंज होगा वो वही चेंजेस आपके लंग्स में होगा, है ना, आपके पल्मोनरी कैविटी में होता है। अब ध्यान से सुनो कि हमारा जो लंग्स है ना वो क्या है, थोरेसिक कैविटी में है। तो थोरेसिक कैविटी में उसको कौन कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, थोरेसिक केज एक वर्ड होता है, थोरेसिक केज जिसको आप बोलते हैं, है ना, उसमें हमारा लंग्स है। तो थोरेसिक केज को बनाते कौन कौन है, तो देखो बेटा, थोरेसिक केज को बनाने वाला, अगर मैं डोर्सल साइड, है ना, अगर मैं अपनी पृष्ठ सतह करूं, अपने डोर्सल साइड को लूं, तो डोर्सल साइड में हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी रीढ़ की हड्डी है ना। वर्टिब्रल कॉलम हो गया पीछे से, जो थोरेसिक केज की रचना कर रहा है, थोरेसिक केज को बना रहा है, जिस थोरेसिक केज जिसमें हमारा लंग्स है। सामने से अगर देखें तो वेंट्रल साइड में स्टर्नम है, यहाँ पर स्टर्नम है जो कि रिब्स को पकड़ के रखा हुआ है। तो वेंट्रल साइड में हमारा लंग्स हो गया, वेंट्रल साइड में हमारा लंग्स हो गया। ठीक है, अब जो लैटरल साइड है बेटा, जो लैटरल साइड है, जो पार्श्वी भाग है, वहां आपका क्या है, रिब्स है, वहां आपकी पसलियां हैं, है ना, जो थोरेसिक केज को बना रही है। नीचे साइड में आपको एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, आपका एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको आप क्या बोलेंगे, डायफ्राम बोलेंगे, जो कि थोरेसिक कैविटी को बना रहा है। ठीक है ना, तो मैं क्या बोला कि हमारा जो लंग्स है, जो लंग्स है, लंग्स थोरेसिक कैविटी में है, लंग्स थोरेसिक कैविटी में है, लंग्स हमारा किस में है बेटा, थोरेसिक कैविटी में है ना, थोरेसिक कैविटी में है। और एनाटॉमिकली ये एयर टाइट चैम्बर है ना, एनाटॉमिकली ये एयर टाइट चैम्बर है। ठीक है, तो जो लंग्स है वो थोरेसिक कैविटी में है, जिसके डोर्सल साइड में, डोर्सल यानी पृष्ठीय साइड में, पृष्ठीय सतह में लंग्स के हमारे जो थोरेसिक कैविटी है ना, जिसमें लंग्स है, वहां तो डोर्सल साइड में कौन प्रोटेक्ट कर रहा है लंग्स को, डोर्सल साइड में आपका वर्टिब्रल कॉलम है बेटा, वर्टिब्रल है ना, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है किसमें, डोर्सल साइड में, यानी पृष्ठीय सतह में आपका वर्टिब्रल कॉलम है, यानी रीढ़ की हड्डी है। आपका वेंट्रल साइड में अधर त्वचा में, अधर त्वचा नहीं, वेंट्रल साइड को अधर सतह में बोलना चाहिए, है ना, वेंट्रल साइड में, है ना, यानी अधर पृष्ठ में आपका क्या है, स्टर्नम है, स्टर्नम जो कि एक हड्डी है ना, स्टर्नम है। लैटरल साइड में, लैटरल यानी पार्श्वीय, लैटरल साइड में यानी पार्श्वीय पृष्ठ में लंग्स को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो थोरेसिक केज बना रहा है, वो कौन होगा बेटा, वो होगा क्या बोला मैं, रिब्स है ना, रिब्स यानी पसलियां, है ना, पसलियां ऐसे दिखते हैं क्या, कैसे दिखते हैं, पसलियां। ठीक है, स्टर्नम में वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। तो लैटरल साइड में कौन है बेटा, रिब्स है, यानी पसलियां है। ठीक है, और लोअर साइड में आपको क्या लेंगे, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, डोम शेप्ड एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, जिसको आप क्या बोलेंगे, डायाफ्राम बोलेंगे, है ना, डायाफ्राम का स्पेलिंग डायाफ्राम लिखता है ना, डायाफ्राम, मेरे को लगा ही था क्योंकि पिछले बार भी मैं गलत लिखा था। तो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको आप क्या बोलेंगे, डायफ्राम बोलेंगे, है ना, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। वही रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में डायफ्राम कैसे, और ये जो रिब्स है, और रिब्स के मध्य, रिब्स में कुछ मसल है ना, जिसको इंटरकोस्टल मसल ICM बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल, वो क्या करते हैं, कैसे रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, वो आप देखेंगे आगे। ठीक है ना, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन में।
ठीक है। तो लोअर साइड में आपको क्या है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोलेंगे, डायफ्राम बोलेंगे, जो कि थोरेसिक केज में लोअर साइड को बनाता है। ठीक है ना। एनाटॉमिकली ऐसा सेटअप हमारे किसमें है, थोरेसिक कैविटी में है ना। एनाटॉमिकली ये सेटअप हमारे लंग्स में, ऐसी व्यवस्था हमारे लंग्स में है। तो शारीरिकी रूप से एनाटॉमिकली ऐसी व्यवस्था यानी सेटअप हमारे थोरेसिक कैविटी में है। किसमें, थोरेसिक कैविटी में है, थोरेसिक कैविटी में है। ठीक है। तो जो ऐसी जो क्या बोलना चाहिए, व्यवस्था है, जो सेटअप है, वो हमारे थोरेसिक कैविटी में है। अब जो बेटा हमारा जो लंग्स है, वो लंग्स एक थोरेसिक कैविटी में है ना। इसमें ऐसा लिखता है कि थोरेसिक कैविटी कोई भी संरचना है ना, जो हमारा जो लंग्स है, लंग्स एक एयर टाइट स्ट्रक्चर है, एयर टाइट स्ट्रक्चर है, एक वायुरोधी कक्ष है ना। जो लंग्स है वो एक वायुरोधी कक्ष है, एयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो थोरेसिक कैविटी में है, थोरेसिक कैविटी में स्थित है ना। थोरेसिक कैविटी में स्थित है, थोरेसिक कैविटी में स्थित है। अगर थोरेसिक कैविटी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है ना, थोरेसिक कैविटी में किसी भी प्रकार का चेंजेस होगा, यानी परिवर्तन होगा, है ना। परिवर्तन या चेंजेस होता है, वही परिवर्तन, वही चेंजेस या परिवर्तन हमारे लंग्स में भी हो जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है ना, प्रतिबिंबित हो जाता है। तो एनाटॉमिकली जो हमारा जो लंग्स है, वो एक एयर टाइट स्ट्रक्चर है ना, थोरेसिक कैविटी में है। लंग्स एयर टाइट स्ट्रक्चर थोरेसिक कैविटी में स्थित है। थोरेसिक कैविटी में किसी भी प्रकार का, थोरेसिक कैविटी में कोई भी चेंज होता है, वही चेंज आपको लंग्स में देखने को मिलेगा। पल्मोनरी चेंज उसको बोलता है। तो क्या बोलता है, लंग्स में भी हो जाता है, जिसको आप क्या बोलेंगे, पल्मोनरी चेंज बोलेंगे बेटा, पल्मोनरी चेंजेस, है ना, पल्मोनरी चेंज बोल सकते हैं। ठीक है। तो वही चेंजेस आपको पल्मोनरी चेंज में देखने को मिलता है। ठीक है। अब एक बार इसको रफ कर देते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है। तो मैं एक बात बोल रहा था कि इस बात को बोल रहा हूँ, उसको लिख लो। ठीक है ना, कि ये सब मिलकर ना वक्षी पिंजरा है, उसको बोलते हैं वक्षी पिंजरा, यानी थोरेसिक केज का निर्माण करते हैं। तो दे ऑल आर फॉर्म्ड थोरेसिक केज, है ना। क्या ये सब मिलकर किसको बनाएंगे, थोरेसिक केज को बनाएंगे। आप यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसा इन सबको मिला के, है ना, ये सब मिलकर दे ऑल आर फॉर्म थोरेसिक केज। ठीक है। थोरेसिक केज को बनाएंगे, थोरेसिक केज, है ना, थोरेसिक केज को बनाते हैं, थोरेसिक केज नहीं, केज को बनाएंगे, है ना। तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, थोरेसिक केज को बनाते हैं। ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ तक की बातें हो गई। अब हमको रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है। फिर हम आपको एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, उसके बाद वॉल्यूम्स, है ना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, है ना। तो हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे नहीं, हमारा स्पीड बहुत अच्छा है। ठीक है। मुश्किल से ये पूरे रेस्पिरेशन जो चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा टारगेट है।
है ना। 4 से 5 लेक्चर बहुत ज़्यादा है, 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये टारगेट। और आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बना बना के पढ़ना है, एक एक वर्ड को बना के पढ़ो, एक एक वर्ड को ऊपर नीचे करके पढ़ो। इस वर्ड को बदल दूंगा तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो उससे क्या होगा, आपका बेटा ग्रिप अच्छा आएगा, आप नीट 2023 के लिए तैयार होंगे। समझ पा रहे हो? तो स्टेटमेंट बना के पढ़ो, है ना। असर्शन रीजन का ना सबसे अच्छा पकड़ है कि आप स्टेटमेंट बना के एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्वेश्चन बना के पढ़ो। कैसे नहीं बनेगा मेरा भाई, हर क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। तो एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे फिर इंग्लिश मीडियम से, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बना के पढ़ना है, ठीक है। लाइन बाय लाइन बना के पढ़ना है और अपनी मेहनत पर पूरा यकीन रखना है कि हम एक दिन जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे हर हाल में, ठीक है। और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। अगर वो हिंदी मीडियम से हैं है या फिर वो किसी इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपन नीट की तैयारी कर सकें, तो ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी नीट की सीरीज़ आपको बायोलॉजी की और मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री की भी है, तो केमिस्ट्री की भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत छोड़ना नहीं है बेटा, मेहनत लगातार करना है ना, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना। तो हमको मेहनत लगातार रोज कंटिन्यूसली करते रहना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।